हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठशाला एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के भूगोल का चैप्टर 2, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। दोस्तों, भूमि के बारे में हम ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर ऊपर कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में, यानी मृदा क्या होती है, उसका निर्माण कैसे होता है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, साथ ही साथ मृदा निम्नीकरण क्या होता है और उसके संरक्षण के उपायों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मृदा होती क्या है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की आवरण की परत मृदा कहलाती है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जिस पर हम रहते हैं, जिस पे किसान खेती करते हैं, घर बने हुए हैं, ये जो परत है ये एक मृदा की मिट्टी की आवरण से ढकी हुई है। और ये जो मिट्टी है यानी ये मृदा है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये मृदा होती है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और कणों का साइज छोटा है या बड़ा है, इसी आधार पर मृदा का साइज भी यानी मृदा की गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। तो देखिए इसका निर्माण किस तरह से होता है। तो इसका निर्माण होता है चट्टानों से प्राप्त खनिजों द्वारा, जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों द्वारा। देखिए जितने भी चट्टानें होती हैं उनका निर्माण खनिजों द्वारा होता है। उन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जब चट्टानें टूटती हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, बारीकी बारीकी टुकड़े होते हैं, उनसे क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। साथ ही साथ पर्यावरण में अन्य बहुत सारे जैव पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सड़े गले किसी जीव के शरीर का कोई अंग हो गया, तो वो सब भी मृदा में मिल जाते हैं और मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देते हैं, मतलब वो उपजाऊ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। मतलब अगर उसमें चट्टान से प्राप्त खनिजों के साथ साथ जैव पदार्थ भी होंगे तो मृदा बहुत ज़्यादा अच्छे से बनेगी, उसका फॉर्मेशन अच्छा होगा, वो उपजाऊ होगी। अच्छा, ये जो चट्टान से प्राप्त होता है खनिज और जिसके द्वारा मृदा का निर्माण होता है, तो ये एक प्रक्रिया द्वारा होता है जिसे हम कहते हैं अपक्षय की प्रक्रिया। ठीक है, तो मृदा का निर्माण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है वो होती है अपक्षय की प्रक्रिया। तो अपक्षय होता क्या है, आइए इसको समझते हैं पहले। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा से पृथ्वी पर मृदा थी। तो शुरुआत में अपक्षय की प्रक्रिया ही हुई होगी जिसकी वजह से मृदा आई। तो आज अगर अपक्षय की बात करें तो होता क्या है जिससे कि मृदा का निर्माण होता है। तो अपक्षय में क्या होता है कि एक मान लिया कोई चट्टान है। अब ये चट्टान क्या है, पत्थर है बड़ा सा। जब बारिश होती है तो इसमें छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उनमें क्या होता है, पानी फंस जाता है, यानी पानी भर जाता है। लेकिन फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा तापमान कम हो जाएगा जिससे कि वो बर्फ़ में बदल सकता है पानी। अगर ये जमेगा यानी बर्फ़ में बदलेगा तो क्या होगा, जब भी पानी होता है जमता है तो फैलता है चारों तरफ। अब इस छोटे से छेद में अगर पानी थोड़ा सा भी भरा हुआ है तो वो जमेगा। जमने के बाद ये चारों तरफ फैलेगा तो क्या होगा, इस पत्थर में क्रैक आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे ये क्रैक आ जाते हैं और इन्हीं क्रैक आने की वजह से जो पत्थर होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये देखिए आगे ये छोटे छोटे पत्थर जो था टूट चुका है। ये पहले पूरा एक पत्थर था, फिर थोड़े क्रैक आए और आगे चल के ये बार बार प्रक्रिया होती है और ये अन्य बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जो कि नीचे बिखर जाते हैं और यही कण आपस में मिलकर कई सालों बाद एक मृदा की परत का निर्माण करते हैं। तो ऐसा नहीं है ये प्रक्रिया एक दिन में हो जाती है। देखिए आपकी बुक में बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर मृदा की लेयर बनने में, परत बनने में कई सौ साल लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, मृदा परिच्छेद का एक चित्र दिखा रखा है मृदा का, कि मृदा के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे नीचे जनक शैल होता है, मतलब कि ये किस पत्थर से बनी है मृदा। उसके ऊपर क्या होता है, ये चट्टानी पदार्थ होता है, ये थोड़े मतलब कि पत्थर टाइप के होता है। फिर इसकी आगे आप बालू देखेंगे और सबसे ऊपर क्या होता है, ह्यूमस होता है, यानी बहुत उपजाऊ भाग पाया जाता है जिसके अंदर पेड़ पौधे उगते हैं। तो एक तरह से ये सॉइल प्रोफाइल कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये कास्ट चित्र है, एक तरह से काट के बता रखा है कि मृदा को अगर हम नीचे नीचे जाके देखेंगे तो किस तरह की उसके अंदर लेयर्स निकलेंगी। तो सबसे नीचे लेयर जो होती है वो होती है जनक चट्टान की, और सबसे ऊपर ह्यूमस होता है जो कि सबसे उपजाऊ पाई जाती है मृदा। ठीक है, तो यहाँ पर बता सकता है, आपकी बुक में भी बता रखा है कि आखिरकार अपक्षय क्या होता है। तो तापमान परिवर्तन, यानी कि एकदम से ठंड हो जाना, फिर उसके बाद बारिश होना, या फिर उसके बाद
बरसात के बाद बहुत तेज़ गर्मी पड़ना, तापमान में परिवर्तन होना, ठीक है। फिर तुषार, तुषार होता है बहुत तेज़ ठंड पड़ना। इन सब की क्रिया साथ ही साथ पौधों और प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा जो अनावृत सेल होते हैं, अनावृत सेल होते हैं वो जिनके ऊपर कुछ भी नहीं होता है, एकदम सपाट जैसे पत्थर, वो टूट जाते हैं और उनका क्षय होना क्या हो जाता है, अपक्षय हो जाता है। यानी कि इन सेलों का टूटना, इन पत्थरों का टूटना ही क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। अब देखिए जब मृदा का निर्माण होता है तो वो भी कई सारे कारकों पर निर्भर करता है। तो उनमें से पहला है सेल का स्वरूप, यानी जिस सेल से, जिस पत्थर से मृदा का निर्माण हो रहा है वो पत्थर किस रंग का है, ठीक है, उसका रंग क्या है, गठन क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या है उसके, और उसमें कितनी खनिजों की मात्रा है, पारगम्यता कितनी है उसकी। पारगम्यता का मतलब यहाँ पर हो गया कि जल धारण क्षमता कितनी है उसकी, ठीक है। इस तरह की जो विशेषताएं होती हैं वो मिट्टी को भी प्रभावित करती हैं, यानी जो मृदा बनेगी उसको भी प्रभावित करती हैं। दूसरा कारक है जलवायविक कारक, यानी क्लाइमेट फैक्टर, यानी वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, यानी जलवायु कैसी है। तो जलवायु अगर जिस तरह की जलवायु होगी उसी हिसाब से वहाँ का तापमान होगा, वहाँ वर्षा भी वैसी होगी और अपक्षय की प्रक्रिया भी वैसी होगी। हमने क्या देखा था, अपक्षय कब होता है, जब तापमान में लगातार परिवर्तन होता है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। अगर ये सारी क्रियाएं बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं तो वहाँ पर अपक्षय की मात्रा, अपक्षय बहुत जल्दी जल्दी होता है और मृदा का निर्माण बहुत तेज़ी से होता है। साथ ही साथ ह्यूमस निर्माण की दर भी वहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्रिया बहुत तेज़ी से होती है, जलवायु बहुत जल्दी से बदलती है, तो वहाँ पर वो जीव जंतु होते हैं बहुत तेज़ी से विघटन करते हैं। छोटे छोटे माइक्रो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृदा के निर्माण में सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा जलवायविक कारक हो गया, मतलब कि जितनी जल्दी जलवायु जिस तरह की होगी वहाँ पर अपक्षय की दर भी उसी हिसाब से कम या ज़्यादा होगी। तीसरा है स्थल रूप, यानी कि स्थल रूप का मतलब हो गया कि वहाँ की आकृति कैसी है, वहाँ की भूमि कैसी है। जैसे उच्चावच, तुंगता, ढाल मृदा संचयन को निर्धारित करते हैं। देखिए मृदा संचय का मतलब हो गया मृदा का इकट्ठा होना। तो जब अगर ये एक पहाड़ है, पहाड़ पर क्या हो रहा है, मृदा का निर्माण होना चाहेगा तो भी नहीं हो पाएगा ज़्यादा। क्यों, क्योंकि पर्वत क्या होता है, ढलान वाला होता है। अब यहाँ पर अगर मृदा का निर्माण होना चाहे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी कण होंगे वो सारे नीचे ढल के इस घाटी में आएंगे, तो घाटी में मृदा का निर्माण होगा। इस पर्वत पे बहुत ही कम होगा, होगा लेकिन बहुत कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि स्तर स्वरूप कैसा है। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मृदा का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, वहाँ पर काफ़ी मोटी मृदा पाई जाती है। जबकि जो ढाल वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर मृदा का संचय कम हो पाता है, मतलब मृदा रुक कम पाती है वहाँ पर, ठीक है, रुकने के लिए जगह नहीं होती है, इस वजह से वहाँ पर मृदा निर्माण बहुत कम पाया जाता है। चौथा है जैव पदार्थों की भूमिका। जैव पदार्थ कौन कौन से होते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो कि जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों से बनते हैं। जैसे यहाँ पर वनस्पति जात की बात हो सकती है जिसके अंदर सभी तरह के पेड़ पौधे आ जाएंगे, प्राणी जात की बात हो सकती है जिसके अंदर जानवर, मनुष्य ये सब आ जाएंगे, और सूक्ष्म जीव, ठीक है। इनकी भूमिका क्या है, अगर ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे मान लीजिए वनस्पति बहुत ज़्यादा है किसी जगह पर तो वहाँ पर वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा, वनस्पति वेस्ट, ठीक है। प्राणी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर मान लीजिए कोई प्राणी मरता है तो वो मरने के बाद उसका जो शरीर होता है वो विघटित होकर मिट्टी में ही मिल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मिट्टी में ह्यूमस निर्माण की दर बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर जैव पदार्थ ज़्यादा होंगे वहाँ पर ह्यूमस निर्माण ज़्यादा होगा। ह्यूमस निर्माण जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे मिट्टी भी, यानी मृदा का निर्माण भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर जहाँ पर ये चीज़ें कम पाई जाएंगी वहाँ पर मिट्टी यानी मृदा का निर्माण भी कम पाया जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं वहाँ पर सिर्फ बर्फ़ पाई जाती है और बर्फ़ के सिवा वहाँ पर मिट्टी होती नहीं है। क्यों, क्योंकि पहली बात तो वहाँ पर स्तर स्वरूप कैसा है, ढलान वाला, तो वहाँ पर ज़्यादा मिट्टी रुकती नहीं है, प्लस वहाँ जीव जंतु कम पाए जाते हैं तो वहाँ पर ह्यूमस निर्माण कम होता है जिससे कि मिट्टी का भी निर्माण बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। फिर पांचवा जो पॉइंट है वो है हमारा कारक समय, यानी जितना ज़्यादा समय लगेगा किसी मृदा निर्माण को वो उतनी ही ज़्यादा मोटी होगी, ठीक है। यानी समय जो होता है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा परिच्छेदिका अभी हमने पिछले पिक्चर देखी थी एक छोटी सी, उसके अंदर है, यानी मृदा कितनी ज़्यादा मोटी होगी, ठीक है। अगर समय ज़्यादा लग रहा है मृदा निर्माण होने में, ज़्यादा समय से बनती हुई चली आ रही है तो काफ़ी मोटी होगी, लेकिन अभी अभी हाल में बनना शुरू हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो वो पतली होगी मृदा, ठीक है। तो टाइम भी इफेक्ट करता है कि किस तरह से मृदा का निर्माण होगा। अब देखते हैं मृदा निम्नीकरण क्या होता है। तो मृदा निम्नीकरण का मतलब है कि मृदा की उपजाऊ
शक्ति का कम होना, मतलब उसकी उत्पादन शक्ति का कम होना, उसके अंदर पोषक तत्वों का कम हो जाना। इसके दो कारण हैं। पहला, मृदा अपरदन, मतलब जो मृदा थी वो अपरदित हो रही है, मतलब कट रही है। जहाँ पर मृदा इतनी होनी चाहिए तो उतनी बची नहीं है, उसकी मोटाई कम हो गई है। प्लस मृदा क्षीणता, क्षीणता का मतलब है खनिज तत्वों की कमी होना। जो मृदा की उपजाऊपन शक्ति थी जिन खनिजों की वजह से, वो खनिज तत्व कम होते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो भूमि जो उपजाऊ थी वो अब बंजर भूमि में बदल रही है, यानी बंजर भूमि का वहाँ पर विकास हो रहा है। ठीक है, इसके कई सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन हम मेनली उनको दो फैक्टर में बांट सकते हैं, मतलब दो तरह से बांट सकते हैं। एक मानवीय कारक और दूसरा प्राकृतिक कारक, जो कि अपने आप ही होते हैं। ठीक है, तो मानवीय कारक को देखें। पहला है वन उन्मूलन, यानी वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वनों की कटाई से क्या होता है, वन की कटाई हो रही है, जिससे वन के जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। तो जब बारिश होती है तो मिट्टी को बहने नहीं देती हैं। लेकिन अगर पेड़ों को काट दिया जाता है तो वो एरिया पूरा साफ हो गया, तो कभी भी बारिश होगी तो सारी मिट्टी धुलती हुई चली जाएगी समुद्र में। ठीक है, तो एक जगह पे मिट्टी बहुत कम हो जाएगी, जिससे वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उसकी मृदा की उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी, वो बंजर भूमि बनने लगेगी धीरे धीरे करके। दूसरा, अतिचारण, तो जहाँ पर पहले से बहुत कम घास फूस है, जहाँ पर बहुत कम पौधे हैं, वहाँ पर पशु को चराना, उससे भी वहाँ की जो मृदा की उपजाऊपन है वो कम हो जाती है। बार बार वहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगते हैं, तब तक उनको पशु खा लेते हैं, तो जो मृदा की उपजाऊ शक्ति है वो कम होती चली जाती है। फिर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, किसान क्या करते हैं, किसान भाई कि अगर उनको ज़्यादा उत्पादन करना है फसल का, तो वो ज़्यादा कीटनाशक डाल देते हैं, खाद यूरिया वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को दे देते हैं, पौधों को। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी में तो उर्वरक ज़्यादा पड़ गई, तो उन उर्वरकों की वजह से थोड़ी सी उनकी फसल अच्छी उग जाती है, लेकिन उससे मिट्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उसकी जो क्षीणता है, ठीक है, वो प्रदूषित हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कीटनाशक होते क्या हैं, ये एक तरह से केमिकली तो होते हैं। तो इससे इससे भी क्या होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है। देखिए, मानवीय कारक के साथ साथ कुछ प्राकृतिक कारक भी हैं जो कि मृदा निम्नीकरण के कारण हैं। ठीक है, पहला है वर्षा दोहन, मतलब कई आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज वर्षा होती है तो वो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को बहा कर ले जाती है। इसी में अगर मिट्टी रास्ते में आती है तो मिट्टी को भी बहाते हुए ले जाती है। तो कहीं कहीं क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हो जाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर मृदा का अपरदन भी होता है। बाढ़ क्षेत्र में आपने देखा होगा पूरे पूरे पुल गिर जाते हैं। वो क्यों गिरते हैं, क्योंकि नीचे से जो मिट्टी होती है वो कट कट के पानी की वजह से हट जाती है, जिससे जो पुल होते हैं, पर्वत होते हैं, वो गिर जाते हैं। पर्वत नहीं यहाँ पर कह सकते, पेड़ वगैरह होते हैं वो गिर जाते हैं। फिर है भूस्खलन। भूस्खलन में क्या होता है कि कोई ऊंचा क्षेत्र है, उस ऊंचे क्षेत्र में जब नीचे वनस्पति की कमी हो जाती है या फिर बहुत तेज बारिश होती है, तो ऊपर जितनी वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं वो नीचे खिसकते हैं, साथ ही साथ मिट्टी भी नीचे खिसकती है, जिससे ऊपर का क्षेत्र उपजाऊपन नहीं रहता है, वो उपजाऊ नहीं रहता है। ठीक है, तो सारी मिट्टी और जो पेड़ पौधे होते हैं वो नीचे खिसक के आ जाते हैं। इसे भूस्खलन कहते हैं, मतलब लैंडस्लाइड, लैंड का स्लाइड होना। फिर बाढ़ भी इसी तरह से अपने साथ आने वाली सभी चीज़ों को बहा के ले जाती है, जिससे कि मृदा का निम्नीकरण होता है। अब हम देखते हैं मृदा संरक्षण की विधियाँ। मृदा संरक्षण का मतलब है कि मृदा का जो निम्नीकरण हो रहा है उसकी गुणवत्ता कम हो रही है, जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर भूमि में बदल रही है। हम उसको कैसे रोक सकते हैं, जितनी उपजाऊ वो है उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इसकी कुछ विधियों के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है मल्च बनाना। तो देखिए, मल्च बनाने में क्या होता है, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, पौधों के बीच, पौधों के मतलब कोई कहीं पे भी मान लीजिए यहाँ पर पौधा लगा हुआ है, इस और यहाँ पे भी पौधा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पौधा लगा हुआ है, ये लाइन में भी इस तरह से पौधे लगे हुए हैं, लेकिन ये भूमि खाली है। तो हम क्या करेंगे, ये भूमि क्या कहलाएगी, अनावृत भूमि, मतलब कि जो किसी भी चीज़ से ढकी ना हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैव पदार्थ लेंगे कोई सा भी। जैव पदार्थ का मतलब हो गया जहाँ पर पिन्नी का यूज़ ना किया जा रहा हो। ठीक है, जो जैविक जैविक चीज़ों से बना हो, जैसे या तो पेड़ पौधे से बना हो या फिर किसी जीव के शरीर से बना हो। तो यहाँ पर हम पेड़ पौधे से लिया हुआ कुछ ऐसा ले सकते हैं, जैसे भूसा हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई, इस तरह की जैव पदार्थ ले सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं। इसको अगर हम ढक देंगे मान लो उससे, जैसे यहाँ पर आप गमले में देख सकते हो, गमले में ऊपर पेड़ लगाया है, आसपास मिट्टी होती है, हम मिट्टी डाल देते हैं, लेकिन इसमें मिट्टी ना डाल के यहाँ पर क्या डाला जा रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे बुरादा से डाला जा रहा है लकड़ी का। इससे क्या होगा, इससे जो मृदा के नीचे नमी होगी वो नमी बनी रहेगी। ठीक है, अगर आप ऊपर से पानी भी डालोगे
पौधे को, तो वो मृदा उसके साथ धुलेगी नहीं। इसी तरह से नीचे भी आप इसी जो खाली भूमि होगी उसको रोकने के लिए, उसके कटाव को रोकने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को डाल सकते हो। इसी को कहते हैं मल्च बनाना, ठीक है, मल्चिंग। यानी अगर कहीं खेती हो रही है, मान लीजिए यहाँ पर पौधे लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए, तो बीच का जो भाग बच गया, यहाँ पर आप घास फूस डाल सकते हो। किसी तरह से छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं लकड़ी के, वो डाल सकते हो। कुछ भी ऐसी चीज़ जो जैविक हो वो डाल सकते हो, जिससे मृदा वहीं की वहीं जमी रहेगी और उसकी जो नमी है यानी आर्द्रता है वो भी बनी रहेगी, यानी उपजाऊपन भी उसका बना रहेगा। तो दूसरा तरीका है हमारा वेदिका फॉर्म, ठीक है, इसे कहते हैं स्टेप फार्मिंग, ठीक है। यानी सीढ़ियों को क्या करते हैं, इसके अंदर सीढ़ियों पे खेती करते हैं। तो चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, चौड़े समतल सोपान। देखिए ये सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, तो ये सीढ़ियों जैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। सोपान जैसे चौड़े काफ़ी होते हैं, ये बनाए जाते हैं। और वेदिका जो होती है, ये इसी को वेदिका कह लो या फिर सोपान यानी सीढ़ी कह लो, ये तीव्र ढालों पे बनाए जाते हैं, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ बनाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या किया जाता है, फसल उगाई जाती है। इससे होता क्या है, तो देखिए ये मान लिया एक पर्वत था, पर्वत पे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस तरह से स्टेप यानी कि सीढ़ियों पर खेती की। इस खेती से होगा क्या, कभी भी बारिश होगी तो पानी सीधा नहीं बहेगा, पानी सीधा बहने की जगह रुक रुक के बहेगा, जिससे कि जो मिट्टी है, मिट्टी धुलेगी नहीं। और मिट्टी नहीं धुलेगी तो क्या नहीं होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा, यानी कि पृष्ठीय प्रवाह कम होगा। पृष्ठीय प्रवाह मतलब सरफेस घर्षण जो होता है, सरफेस घर्षण कम होगा, तो वहाँ पर मृदा अपरदन कम होगा। मृदा अपरदन कम होगा तो मृदा निम्नीकरण कम होगा, जिससे क्या फ़ायदा होगा, मृदा उपजाऊ बनी रहेगी और साथ ही साथ यहाँ पर कृषि भी कर पाते हैं। तो इस तरह की कृषि ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती है। अगर पेपर में पूछा जाता है कि वेदिका फार्म किस क्षेत्र में होता है, तो वो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, वहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है, ठीक है। देखिए तीसरा तरीका है समोच्च रेखीय जुताई करना, यानी एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, मान लिया कोई ढलान है, ये ढलान है पर्वतीय ढलान, तो यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, जो जुताई करेंगे वो कैसे करेंगे, आड़ी तिरछी करेंगे। मतलब सबसे पहले इस तरफ जुताई की, फिर इस तरफ जुताई कर दी, फिर ऐसे कर दी दोबारा, फिर ऐसे कर दी। इससे क्या होगा, जो पानी ऊपर से आ रहा होगा बारिश के टाइम, वो डायरेक्ट एक ही जगह पे नहीं बहेगा, एकदम सीधा नहीं बहेगा। वो पहले इस यहाँ पर आएगा, फिर इधर मुड़ेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर मुड़ेगा, धीमे धीमे करके मुड़ेगा। यानी यहाँ पर भी क्या है, मुख्य इनका उद्देश्य क्या है, एक अवरोध उत्पन्न करना, जिससे पानी की स्पीड कम हो सके। अगर पानी की स्पीड कम होगी तो मृदा का जो अपरदन है, अपरदन कम होगा, अपरदन कम होगा तो मृदा का निम्नीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जुताई अलग से की जाती है। देखिए पिछली बार जो तरीका था उसके अंदर खेती के लिए स्टेप बनाई जा रही थी, यानी सीढ़ीदार खेती की जा रही थी। यहाँ पर सीढ़ीदार खेती ना करके जुताई कैसे की जा रही है, आड़ी तिरछी की जा रही है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया मृदा अपरदन को रोकने का। अब चौथा तरीका है रक्षक मेखलाएँ बनाना। मेखलाएँ आपने सुना होगा, मेड़ बनाना। हमारे गाँव में क्या कहते हैं उसको, मेड़ कहते हैं, ठीक है। आप जाओगे तो देसी भाषा में उसको, स्थानीय भाषा में मेड़ बोला जाता है। इसका मतलब होता है एक अवरोध कह सकते हो आपको, ठीक है, यानी किसी चीज़ को रोकना। तो तटीय प्रदेशों में, तटीय प्रदेश क्या कौन सा होता है, जो समुद्र के पास है, या फिर शुष्क प्रदेशों में, जहाँ पर क्या होता है बहुत तेज़ पवनें चलती हैं, तो पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो यहाँ पर देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा कि ये कोई अंदर की तरफ इसके अंदर खेत होगा, तो यहाँ से अगर बहुत तेज़ी से हवा बहेगी, वायु बहेगी, तो पहले क्या करेगी, इन पेड़ों से टकराएगी। पेड़ों से टकराते ही हवा की स्पीड कम हो जाएगी और वो आराम आराम बहने लगेगी, जिससे नीचे जो मृदा है वो उड़ उड़ कर आगे नहीं जाएगी। अगर वो उड़ेगी नहीं तो क्या होगा, मृदा की जो ऊपरी परत सबसे उपजाऊ परत होती है, तो वो वहीं की वहीं बनी रहेगी, जिससे मृदा की उपजाऊपन अपने आप स्थिर रहेगी और मृदा अच्छे से, मतलब कि मृदा में किसी तरह से उपजाऊपन कम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से पेड़ों को लगाया जाता है। जो रक्षक मेखलाएँ कहते हैं वो किसको कहते हैं, इसके अंदर पेड़ों को कहते हैं। मतलब ये एक खेत हो गया, इसके चारों तरफ क्या किया आपने, पेड़ लगा दिए, जिससे कि आने वाली जितनी भी हवाएँ हैं वो धीमे हो जाएंगी और इस खेत की जो मृदा है वहीं की वहीं बनी रहेगी, उसका उपजाऊपन वहीं पर बने रहेगा, उड़ के नहीं जाएगी मृदा।
अब देखिए पांचवा तरीका है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। देखिए इससे पहले जो पढ़ा था वो था समोच्च रेखीय जुताई के बारे में। अब जुताई में क्या होता था कि आड़ा तिरछा क्या करा जाता था, उसमें जुताई की जाती थी। इसके अंदर रोधिकाओं की बात की गई है, तो रोधिकाएं भी क्या है, एक तरह की मेखलाएं हैं। तो इसके अंदर समोच्च रेखीय मतलब कभी इधर से मेड़ बना दी यानी रोधिका बना दी किसी तरह, फिर इधर से बना दी, इस तरह की बात होती है। तो देखिए यहाँ पर कर सकता है। अच्छा, समोच्च रेखीय रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास और मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, मान लिया कि ये ढलान है, तो यहाँ पर ये खेती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये रोधिकाएँ बना रहे हैं। इनको रोधिकाएँ कहते हैं या मेखला भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरफ बना रहे हैं, फिर आपने देखा इस तरफ शुरू हो गया, ठीक है। तो समोच्च रेखीय है, मतलब ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है नीचे ही चला गया, नहीं, इन्होंने इनकी डायरेक्शन बदल दी, डायरेक्शन नीचे बदल दी, फिर हो सकता है आगे किसी दूसरी डायरेक्शन में हो, और नीचे एक क्या बनाएंगे, सबसे नीचे खाई बना देंगे जिसमें कि एक्स्ट्रा पानी जमा हो सके, ठीक है। उसका उपयोग भी ये अपने घरेलू यूज़ के लिए करेंगे। तो यहाँ पर मुख्य इनका उद्देश्य क्या होता है, या तो पत्थरों से, यानी कि यहाँ पर पत्थर रख दिए जाएंगे इन इन जगहों पे, या फिर घास फूस रख दी जाएगी, या फिर सीधे मृदा ही रख दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है। पानी को रोकने के लिए सीधा मृदा रख दी जाती है, ठीक है। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये हल्के हल्के बहेगा नीचे नीचे, और लेकिन ये सीधा भी नहीं बह पाएगा क्योंकि पहले इधर जाएगा फिर हल्के से इधर मुड़ेगा। यानी इसमें भी क्या हो रहा है, मृदा अपरदन कम हो जाएगा क्योंकि पानी की स्पीड हमेशा से कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रोधिकाएं बना रखी हैं, मतलब अवरोध बना रखा है, ठीक है। तो ये भी समोच्च रेखीय रोधिकाएं बनाना भी एक तरीका है जिससे कि मृदा अपरदन दर को कम किया जा सकता है। अब है चट्टान बांध बनाना। देखिए जितने भी हम तरीके पढ़ रहे हैं उसमें इनका मुख्य मकसद ये है कि पानी की स्पीड को कम कर देना जिससे कि मृदा अपरदन ना हो। तो यहाँ पर चट्टान बांध का भी यही एक मकसद है। देखिए यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं, यानी मृदा को होने वाले नुकसान को भी रोकते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से बड़ी तेज़ी से पानी बह रहा है तो इससे क्या होगा, जो नीचे मृदा होगी वो भी पानी के साथ बहेगी। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, बीच बीच में ये पत्थर लगा देते हैं जिससे कि पानी की स्पीड यहाँ पर आगे कम हो जाए, फिर धीरे धीरे रिसेगा, फिर आगे चलेगा, फिर आगे एक और यहाँ पर अवरोध लगा देंगे। ऐसे बीच बीच में कई सारे अवरोध लगा देंगे। इससे क्या होगा, मृदा जो पानी है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। साथ साथ बगलों में भी ये क्या करते हैं, साइडों में ये पत्थर क्यों लगा दिए, ये पत्थर इसलिए लगा दिए क्योंकि साइडों से भी आपने देखा होगा ना, आप कभी जब किसी नदी को देखा होगा आपने तो उसकी साइडें कटती रहती हैं हमेशा, उसका जो तट होता है बड़ा होते रहता है। वो क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई पत्थर नहीं होते हैं आसपास, जिससे मिट्टी होती है वो हमेशा बहती रहती है और कट कट के जाती रहती है पानी से। तो यहाँ पर उसी कटाव को कम करने के लिए, ठीक है, या फिर रोकने के लिए पत्थर लगा दिए जाते हैं जिससे कि पत्थर इस जो पानी बह रहा है इस बहते हुए पानी से मिट्टी की रक्षा कर सकें, ठीक है। तो पत्थर से होता हुआ जाएगा पानी, तो पत्थर को तो काट नहीं सकते, इससे मिट्टी नहीं बहेगी, मिट्टी अपनी जगह पे ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो मकसद हो गए, एक तो नालियों की रक्षा करना, जो नाली बनाई गई है वो अपनी जगह पे रहेगी स्थिर, प्लस मृदा को क्षति रोकना। मृदा की क्षति कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि मृदा यहाँ पर पानी की स्पीड कम होगी तो मृदा इसके साथ पानी के साथ बहेगी नहीं, वो हल्के हल्के पानी जाएगा तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चट्टान बांध बनाना भी एक बहुत उपयुक्त तरीका है। फिर अगला तरीका है बीज की फसल उगाना। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर मान लिया यहाँ पर एक फसल उगा दी इन्होंने, फिर दूसरी फसल उगा दी, फिर तीसरी फसल उगा ली, लेकिन इसके बीच में अगर ये जगह जो है ये तो बिल्कुल खाली बच जाएगी, यानी यहाँ पर तो कोई फसल होगी नहीं। तो यहाँ पर अगर कभी बारिश होगी या फिर ये सिंचाई करेंगे तो ये जो मिट्टी होगी ये मिट्टी बहती रहेगी, बह बह के इधर उधर जाएगी, और इस बहने की वजह से इसकी जो उपजाऊपन क्षमता है वो भी कम हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए ये इंटरक्रॉपिंग करते हैं, मतलब पहली फसल बोई फिर वहाँ पर दूसरी फसल भी बो दी, वहाँ पर फिर से पहली फसल बो दी, फिर से दूसरी फसल बो दी, मतलब एक के बाद दूसरी फसल को बोना, ठीक है। तो वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में बोई जाती है। एकांतर कतार का मतलब एक के बाद दूसरी, फिर पहली, फिर दूसरी, फिर पहली, इस तरह से एक के बाद दूसरी। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस मृदा वाले टॉपिक में क्या समझा, मृदा क्या होती है और उसका निर्माण कैसे होता है। फिर हमने देखा कि मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है और उसके संरक्षण के उपाय हमने देखा, जिसमें हमने मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, और ये रक्षक मेखला दो बार हो गया, फिर समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, चट्टान और इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। तो इस तरह के ये हमने तरीके देखे जिससे हम मृदा निम्नीकरण को बचा सकते हैं।
तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक था मृदा वाला वो ख़त्म होता है।